नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया के डी चैनल में। कल 4 नवंबर 2021 को अवकाश होने के कारण आज 5 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर का संस्करण पब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए आज 5 नवंबर 2021 को हम देशों दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरें पढ़ेंगे। तो चलिए इन खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन खबरों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है क्लाइमेट रिस्क्स रिमेन इवन इफ वर्ल्ड लिमिट्स वार्मिंग टू 1.5 डिग्री यूएनईपी रिपोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यदि विश्व वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देता है तो भी जलवायु जोखिम बना रहता है। यूएनईपी रिपोर्ट में पाया गया कि अनुकूलन की लागत 2030 तक अनुमानित 140 से 300 डॉलर प्रति वर्ष और केवल विकासशील देशों के लिए 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के उच्च अंत में होने की संभावना है। यहाँ तक कि अगर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को सीमित करती है, कई जलवायु जोखिम बने रहते हैं और अपरिवर्तनीय होंगे। 4 नवंबर को जारी एक नवीनतम यूएनईपी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अनुकूलन की लागत और वर्तमान वित्तीय प्रवाह के बीच का अंतर बढ़ रहा है। ग्लासगो में चल रहे COP 26 के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 द गैदरिंग स्टॉर्म ने कहा कि वर्तमान 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग पर दुनिया ने 2021 में बाढ़ से लेकर जलवायु संबंधी तबाही देखी है। यूरोप और चीन, प्रशांत उत्तर पश्चिम में हीट वेव, ग्रीस में जंगल की आग और भारत में बाढ़ और मानसून परिवर्तनशीलता, जबकि मजबूत शमन प्रभाव और दीर्घकालिक लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अनुकूलन में महत्वाकांक्षा बढ़ाना, विशेष रूप से वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए मौजूदा अंतराल को चौड़ा करने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में पाया गया कि अनुकूलन की लागत 2030 तक अनुमानित 140 से 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष और केवल विकासशील देशों के लिए 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के उच्च अंत में होने की संभावना है। साथ ही साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों में जलवायु वित्त का प्रवाह शमन और अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन के लिए 2019 में 79.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कुल मिलाकर विकासशील देशों में अनुमानित अनुकूलन लागत वर्तमान सार्वजनिक अनुकूलन वित्त प्रवाह की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक है और अंतर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के अनुकूलन होने के लिए डिजाइन किए गए कार्यों के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए तत्काल प्रयासों का आह्वान करते हुए यूएनईपी की रिपोर्ट में पाया गया कि हरित आर्थिक विकास को प्राथमिकताओं देने के लिए कोविड-19 महामारी से वित्तीय सुधार का उपयोग करने का अवसर जो राष्ट्रों को भी मदद कर सकता है, सूखे, तूफान और जंगल की आग जैसे जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने से काफी हद तक हो रही है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक गर एंडरसन ने कहा जैसा कि दुनिया ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसा प्रयास जो अभी भी कहीं पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपने खेल को नाटकीय रूप से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर हम आज भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नल बंद कर दें तो भी आने वाले कई दशकों तक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे साथ रहेगा। हमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूलन महत्वाकांक्षा में एक कदम बदलाव की आवश्यकता है और हमें अभी आवश्यकता है। उसने कहा कि दुनिया भर 16.60 बिलियन डॉलर के राजकोषीय प्रोत्साहन को तैनात किया गया है, लेकिन इस फंडिंग के केवल एक छोटे से हिस्से ने अनुकूलन को लक्षित किया है। अध्ययन किए गए 66 देशों में से 1/3 से भी कम ने जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए कोविड-19 उपायों स्पष्ट रूप वित्त पोषण किया गया था। जून 2001 में कम सरकारी राजस्व के साथ संयुक्त से कर्ज चुकाने की बढ़ी हुई लागत पर भविष्य के सरकारी खर्च बाधा डाल सकती है, खास। हालांकि इसने कहा कि योजना और कार्यान्वयन कुछ प्रगति है, जबकि शुरुआती सबूत बताते हैं कि कोविड-19 द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन विकास प्रक्रियाओं को बाधित किया गया है। राष्ट्रीय अनुकूलन एजेंडे पर प्रगति की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 50 देशों ने कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के अनुकूलन योजना उपकरण को अपनाया है, जैसे योजना, रणनीति, नीति या कानून। यह 2020 के बाद 7% वृद्धि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9% देश के पास कोई है कि वे एक विकसित करने नियम है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 65% देशों में एक या एक से अधिक क्षेत्रीय योजनाएं हैं और कम से कम 26% के पास
एक या एक से अधिक उपराष्ट्रीय नियोजन उपकरण है। इस प्रगति के बावजूद रिपोर्ट में पाया गया है कि वित्त पोषण और कार्यान्वयन में और महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से और निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधाओं को दूर करके सार्वजनिक अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में पिछड़ने से बचने के लिए अनुकूलन कार्यों के अधिक और मजबूत कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसने सुझाव दिया कि सरकारों को आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन लचीलापन दोनों को प्राप्त करने वाले हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए महामारी से राजकोषीय वसूली का उपयोग करना चाहिए। उन्हें एकीकृत जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण स्थापित करना चाहिए और लचीला आपदा वित्त ढांचा स्थापित करना। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को रियायती वित्त और वास्तविक ऋण राहत के माध्यम से हरे और लचीले कोविड-19 वसूली प्रयासों के लिए राजकोषीय स्थान खाली करने में मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू लेट श्रीनगर शारजाह फ्लाइट यूज इट्स एयर स्पेस। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भारत ने पाकिस्तान से श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय का कहना है कि गो फर्स्ट की उड़ान कश्मीर से शुरू होने के कारण हवाई से वंचित थी। सरकारी अधिकारियों ने 4 नवंबर को कहा कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह गो फर्स्ट एयरलाइन की श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और फ्लाइट मंजूरी दे जिन्होंने मार्ग के लिए टिकट बुक किया है। पाकिस्तान ने 2 नवंबर को श्रीनगर शारजाह की उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, से उसे एक लंबा मार्ग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और संयुक्त अरब अमीरात में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गुजरात के ऊपर से उड़ान भरी। गो फर्स्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, ने 23 अक्टूबर को श्रीनगर और शारजाह के बीच सीधी उड़ानें शुरू की थी और इस सेवा का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने घाटी की अपनी यात्रा के दौरान किया था। एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान अधिकारी 23, 24, 26 और 28 अक्टूबर को श्रीनगर शारजाह सेक्टर को संचालित करने के लिए गो फर्स्ट की उड़ानों को ओवर फ्लाइट मंजूरी दे दी थी। सूत्रों ने कहा कि बाद में पाकिस्तान ने 30 अक्टूबर से 20 नवंबर की अवधि के लिए उसी उड़ान के लिए मंजूरी को रोक दिया। मामले को तुरंत राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया गया और हमने पाकिस्तान से इस उड़ान के लिए ओवर फ्लाइट मंजूरी देने का अनुरोध किया। इस रूट पर टिकट बुक कराने वाले आम लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है। 2 नवंबर को सेवा के अधिकारियों को एक लंबा मार्ग लेना पड़ा। आगे की यात्रा के साथ साथ वापस उड़ान भरने में 40 मिनट। लंबे मार्ग का अर्थ है अधिक ईंधन खपत जो एयरलाइन को टिकटों समृद्ध करने के लिए कर है या इस नॉन स्टॉप सेवा को वन स्टॉप सेवा में है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह सेवा पर टिकट बुक करने वाले आम लोगों के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए इस उड़ान को ओवर फ्लाइट। अधिकारियों ने कहा कि सप्ताह में 4 बार संचालित होने वाली उड़ान को 23 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। गो फर्स्ट ने अभी तक मामले में कोई बयान या टिप्पणी जारी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेष उड़ान को 30 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। अधिकारियों ने कहा कि इटली से उनकी उड़ान की वापसी को भी 3 नवंबर को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति। इसी बीच पाकिस्तान ने कहा कि उसने कश्मीर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ानों के संचालन के लिए गोपस को हवाई क्षेत्र के उपयोग किया है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार अहमद से 4 नवंबर को इस्लामाबाद में साप्ताहिक यह पूछा गया था क्या पाकिस्तान उड़ानों की अनुमति दी थी और कब इन अनुमतियों को रद्द किया गया था। उन्होंने कहा ऐसी उड़ानों के लिए ओवर फ्लाइट की अनुमति इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सी के पास ऋण होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं और संबंधित अधिकारी तरह से वाकिफ हैं। अंत में उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से लंबित बात के रूप में यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है। का संकल्प यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार अंतिम जान लंबे है। उन्होंने यह कश्मीर से इसी के साथ ये समाप्त
अगली न्यूज का टाइटल है मोर स्टेट स्लैश पेट्रोल डीजल प्राइसेस आफ्टर सेंटर्स एक्साइज ड्यूटी कट। चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद और राज्य ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की। केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने के एक दिन बाद कई राज्यों ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को कम कर दिया। गुजरात, मिजोरम और सिक्किम सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। हरियाणा सरकार ने भी गुरुवार को ईंधन पर वैट में कमी की घोषणा की है, जिससे भाजपा जजपा शासित राज्यों में दीपावली पर 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ओडिशा ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बुधवार को 2 ईंधनों पर वैट घटाकर राज्य में 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। इसके अलावा आधा दर्जन भाजपा शासित राज्यों ने वैट दरों में कटौती की घोषणा की है, लेकिन अभी तक केवल 4 के मामले में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है। वैट में कटौती के कारण पुडुचेरी में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में अतिरिक्त 7 रुपए प्रति लीटर की कमी देखी गई है। गोवा में पेट्रोल 5.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4.38 रुपए की अतिरिक्त कटौती हुई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में 5.5% की कमी की है, जिससे राज्य में पेट्रोल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता और डीजल लगभग 15 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। गुजरात के सीएमओ ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले के बाद गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और इस कमी को पूरे राज्य में आधी रात से लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत अब 95.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.12 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि सूरत में दोनों ईंधनों की कीमतें क्रमशः 94.89 रुपए और 88.89 रुपए होगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ट्वीट किया कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिवाली के उपहार के रूप में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी करेगा, यानी 4 नवंबर 2021 से यह प्रभावी होगा। मध्य रात्रि के तुरंत बाद सिक्किम सरकार द्वारा घोषित करों में कमी के साथ राज्य में पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। राज्य की राजधानी गंगटोक में बुधवार को पेट्रोल 110.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 100.80 रुपए प्रति लीटर खुदरा बिक्री पर बिक रहा था। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने ट्वीट किया, यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मिजोरम सरकार आज से तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट घटाएगी। गुरुवार को राज्य की राजधानी आइजोल में पेट्रोल की कीमत गिरकर 101.30 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल अब 86.37 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दिवाली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में कमी की घोषणा की है। इसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में कमी की है। इसके साथ ही बिहार में नीतीश कुमार सरकार गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर अपनी वैट दर 3 रुपए प्रति लीटर से अधिक कम कर दी है। पेट्रोल और डीजल कीमतों को कम करने के केंद्र के कदम के बाद राज्य सरकार ने वैट दरों को कम करके लोगों को अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमतों में 3.20 रुपए प्रति लीटर की कमी हो जाएगी, जबकि डीजल के लिए यह 3.90 रुपए होगी। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल कीमत 110.04 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले 103.97 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की दर तदनुसार 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर 86.67 रुपए प्रति लीटर है। के साथ ही मुंबई में नई पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए और डीजल 94.14 रुपए हो गए। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.67 रुपए और डीजल की कीमत 89.79 रुपए हो गई। के साथ ही साथ चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.43 रुपए प्रति लीटर हो गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है आई ज्वाइन यू टू स्पेंड दीपावली विद माई फैमिली मोदी एट आर इन J&K नौशेरा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मैं अपने परिवार के साथ दीपावली बिताने के लिए आपके साथ जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना की चौकी पर मोदी प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी दीपावली पर सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों से मिले हैं। भारत को बदलती दुनिया और युद्ध के तरीकों के अनुरूप अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा और साथ ही साथ कहा कि कनेक्टिविटी और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए आधुनिक सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दीपावली के अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में ब्रिगेड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। भारत ने 29 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के अड्डे पर आतंकवादी हमले के जवाब में नियंत्रण रेखा LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने 30 सितंबर 2016 को LOC के पार आतंकी हमलों के जवाब देने का था। श्री मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ आतंकवाद फैलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बदलतियां और युद्ध के तौर तरीकों के अनुरूप भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से अंडमान और निकोबार तक। उन्होंने कहा कि सामान्य संपर्क कमी वाली सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में अब सड़कें और ऑप्टिकल फाइबर हैं और इससे तैनाती क्षमताओं के साथ साथ सैनिकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ हैं। उन्होंने कहा कि पहले देश को ज्यादातर रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन की सरकार के प्रयासों से स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। उन्होंने सैनिकों के साहस की सराहना और कहा कि उनकी क्षमता और ताकत ने देश के लिए शांति और सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिवाली बिताना चाहता हूं, इसलिए मैं इस त्योहार में आपके साथ शामिल होता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से श्री मोदी ने 2014 में सियाचिन यात्रा से शुरू होकर दिवाली पर सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों से मिलने का एक और बिंदु बना लिया है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बुधवार को राजौरी सहित अग्रिम क्षेत्रों की हवाई टोही और उन्हें जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LOC पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी। पुंछ राजौरी इलाके में फॉरेस्ट बेल्ट से आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। यह हाल के दिनों में इस तरह का सबसे लंबा ऑपरेशन रहा है और गुरुवार को यह 26वें दिन में प्रवेश किया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है एक्सप्लेन्ड हाउ डू इंडियाज नेट जीरो गोल स्टैक अप। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। समझाया गया है कि भारत का नेट जीरो गोल कैसे ढेर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनके माध्यम से भारत के नेट जीरो के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से पहला प्रश्न है कि अन्य देशों की तुलना में भारत का नेट जीरो गोल कैसा है। तो इसका उत्तर सुनिए, भारत प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में अकेला था जिसने तथाकथित शुद्ध शून्य वर्ष निर्देश नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2070 की एक बाहरी सीमा निर्धारित करने से जिसके द्वारा भारत का उत्सर्जन प्रभावी रूप से शून्य हो जाएगा, इसका मतलब है कि यह पश्चिमी विकसित देशों को और अधिक करने या तेज कटौती करने के लिए कह रहा है। चीन, रूस और सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य होने की प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने 2050 के लक्ष्य को प्रतिबद्ध किया है, लेकिन केवल 12 देशों ने ही प्रतिबद्धता को कानून किया है। और देश कौन कौन से हैं? नाम जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, स्पेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, हंगरी, लग्जमबर्ग। यूरोपीय संघ का सामूहिक लक्ष्य 2050 है, जब जर्मनी और स्वीडन का 45। अगला प्रश्न है नेट जीरो जरूरी क्यों है। तो इसका उत्तर सुनिए, नेट जीरो सदी के उत्तरार्ध में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक वैश्विक रूप से सहमत लक्ष्य है और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो वार्मिंग और इसके प्रभावों को जोड़ने वाले विज्ञान का आवधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, ने निष्कर्ष निकाला है कि तापमान में वृद्धि के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित होना वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2050 तक रोकना आवश्यक था। वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना भी आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम उत्सर्जन पर अब तक अंतरराष्ट्रीय प्रगति क्या है। तो इसका उत्तर सुनिए, विश्व संसाधन संस्थान का एक विश्लेषण समय के साथ चरम उत्सर्जन तक पहुंचने वाले देशों की संख्या
संख्या में स्थिर प्रगति को नोट करता है। 1990 तक 19 देश चरम पर थे, जो कि वैश्विक उत्सर्जन का 30% का प्रतिनिधित्व करते थे, और 2030 तक यह 57 देशों, जो कि वैश्विक उत्सर्जन के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं, तक बढ़ने की संभावना है। 2020 तक 40% वैश्विक उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 देश 2020 के अनुमानों के बजाय 2010 के उत्सर्जन के आंकड़ों के आधार पर चरम पर हैं। यह 2020 तक चरम पर पहुंचने की प्रतिबद्धता है। 2020 तक लगभग सभी विकसित देशों के चरम पर होने की उम्मीद है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विजिट्स हाउसेस इन गुजरात शेत्रुंजी विलेज टू एनकरेज पीपल टू गेट कोविड-19 वैक्सीन। तो चलिए ये पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के शेत्रुंजी गांव में घरों का दौरा किया। लोगों को घातक संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए केंद्र ने घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को गुजरात में अपने गृह नगर पलितना का दौरा किया और सरकार की हर घर दस्तक पहल के तहत शेत्रुंजी गांव में घर घर गए और लोगों से कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील करने और इस अभियान को आगे बढ़ाने की भी अपील। केंद्र ने लोगों को घातक संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने के लिए उत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। लगभग 48 जिलों की पहचान की गई है, जहां पात्र लाभार्थियों के बीच पहली खुराक का कवरेज 50% से कम है। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, आज मैं अपने गृह नगर पालिताना में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर दस्तक के आह्वान के बाद मैंने शेत्रुंजी गाँव के घरों में जाकर दिवाली मनाई और लोगों से टीकाकरण करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से लोगों के दरवाजे खटखटाने और इस अभियान को और आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हर घर दस्तक अभियान के तहत श्री मंडाविया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, टीकाकरणकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं की एक टीम ने घर घर जाकर लोगों में टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पंजाब पुलिस रिकवर टिफिन बॉक्स बॉम्ब हिडन इन फील्ड्स नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पंजाब पुलिस ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास खेतों में छिपा टिफिन बॉक्स बम बरामद किया। पंजाब पुलिस ने दिवाली की पूर्व संध्या पर फिरोजपुर जिले में भारत पाक सीमा के पास एक कृषि क्षेत्र में छिपा हुआ विस्फोटक से भरा टिफिन बॉक्स बरामद करने के बाद एक आतंकवादी हमले के संभावित प्रयास को विफल कर दिया है। जलालाबाद विस्फोट मामले में इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद बुधवार को अली के गांव में बरामदी गई। पुलिस महानिदेशक डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने कहा कि लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को एनआईए द्वारा जांच की जा रही जलालाबाद विस्फोट मामले के एक आरोपी रणजीत सिंह उर्फ गोरा को आश्रय और रसद सहायता प्राप्त करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में फिरोजपुर के गांव झुग्गे निहंगा के निवासी जसवंत सिंह उर्फ चिंदा बाबा और लुधियाना के गांव वलीपुर खुर्द के बलवंत सिंह शामिल हैं। डीजीपी ने बताया कि रणजीत सिंह उर्फ गोरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तीनों के पास से पहले एक टिफिन बम, 2 पेन ड्राइव और 1.15 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों के पास एक और टिफिन बम था, जिसे उन्होंने खेती के खेतों में छुपा रखा था। डीजीपी ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खुलासे के बाद बुधवार को फिरोजपुर के गांव अली के में काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस फिरोजपुर और लुधियाना और सीआईए जगराओं टीमों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और टिफिन बम बरामद किया गया। लुधियाना ग्रामीण के सिद्धवान बेट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एपीए के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आंतरिक सुरक्षा आर.एन. ढोके ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और जल्द ही गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को फाजिल्का के जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के पास एक दुपहिया वाहन में हुए विस्फोट के सिलसिले में पंजाब के फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में 4 स्थानों पर तलाशी ली थी। के साथ ये न्यूज समाप्त है।
अगली न्यूज का टाइटल है बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स एक्सचेंज स्वीट्स ऑन दीपावली। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दीपावली पर बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान। बीएसएफ ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के त्योहारों पर इस तरह की मिठाइयां शुभकामनाओं का प्रदान आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के कर्मियों ने गुरुवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी राजस्थान के बाड़मौर में मिठाइयों और दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य के लोगों को दीपावली और गुजराती नववर्ष की बधाई दी। गुजरात में कई जगह पर लोग नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ते दिखे। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के साथ साझा की गई तस्वीरों के अनुसार बीएसएफ कर्मियों और पाकिस्तान रेंजर्स ने विभिन्न सीमा स्तंभों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के त्योहारों पर इस तरह की मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान आपसी सद्भाव, भाईचारे को बढ़ावा देता है और दो सीमा सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ट्विटर पर नागरिकों को बधाई दी और कहा कि दिवाली का यह त्योहार टिमटिमाते दीपों की रोशनी से रोशन हो और नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। मुख्यमंत्री पटेल ने दीपावली के एक दिन बाद पड़ने वाली गुजराती नववर्ष की बधाई राज्य के लोगों और दुनिया भर के गुजराती परिवारों को भी दी। श्री पटेल ने एक बयान में कहा कि त्योहार और उत्सव समाज में ताजगी और नई चेतना लाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के दिए सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक हैं और कामना करते हैं कि यह त्योहार आम जनता के लिए सकारात्मकता का प्रतीक बने। इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने ट्वीट किया कि दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी का जीवन प्रकाश से भर जाए, आपका जीवन सुख, शांति, प्रगति, समृद्धि, मानवता, धन और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने ट्वीट कर गुजराती में बधाई देते हुए कहा कि गुजरात के लोगों को अनंत अंधकार से लड़ने के लिए दीप की तरह साहस पाने की शुभकामनाएं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंसेसेंट रेन लीड्स टू डिप इन फायर क्रैकर सेल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लगातार बारिश से पटाखों की बिक्री में आई गिरावट। बुधवार को विशाखापट्टनम में पटाखों की बिक्री सुस्त नोट पर शुरू हुई क्योंकि लगातार बारिश के कारण दुकानदार घर के अंदर ही रहे। आंध्र विश्वविद्यालय के मुख्य मैदान पर लगभग 100 स्टॉल और AUCE ग्राउंड पर 50 और विश्वविद्यालय के NSS यूनिट में मैदान के पास इतने ही स्टॉल लगाए गए थे। MVP कॉलोनी में अलवर दास मैदान और मधुरवाड़ा, पेंडुरथी, अरिलोवा, गजुआका, तिथम्मा धारा और पेदगन त्याडा में खाली इलाकों में भी स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन में स्थापित किए गए थे और स्टॉल मालिकों द्वारा नियोजित कर्मचारी भारी छूट देकर बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रीट वेंडर भी त्योहार के लिए मिट्टी के दिए, बिजली की रोशनी, रंगीन मोमबत्तियां और अन्य सजावटी सामान बेचते थे। MVP कॉलोनी के पटाखा व्यापारी श्रीनिवास ने कहा कि इस बार हम अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि कोविड-19 दूसरी लहर के बाद चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ दिया है और हमें उम्मीद है कि कल सुबह तक आसमान साफ हो जाएगा। जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, हमें विश्वास है कि ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। GVMC के क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी निरंजन रेड्डी के अनुसार पिछले साल 400 की तुलना में साल केवल 350 दुकानों को ही अनुमति दी गई। कई व्यापारियों ने खराब मौसम और पिछले वर्षों में नुकसान के कड़वे अनुभव के डर से शेयरों में कम निवेश किया। इस बीच ग्राहकों ने शिकायत की पिछले साल की तुलना में पटाखे महंगे हुए हैं। व्यापारियों ने कहा कि परिवहन शुल्क में वृद्धि, उत्पादन में कमी और अतिरिक्त करों के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगले न्यूज का टाइटल है USTR कैथरीन ताई कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल टू टेक कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट बायलैटरल ट्रेड टाइज। चलिए पढ़ते हैं। USTR कैथरीन ताई
ताई, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर व्यापक नजर रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि USTR कैथरीन ताई और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के विस्तार के तरीकों पर व्यापक रूप से देखने के लिए सहमत हुए हैं और आने विश्व में सार्थक परिणामों तक पहुंचने के तरीके पर साझा दृष्टिकोण भी साझा किए हैं। सुश्री ताई और श्री गोयल के बीच आभासी बैठक 2 नवंबर को हुई। सुश्री ताई की 22 नवंबर से भारत 2 दिवसीय यात्रा से ठीक पहले। राजदूत सुश्री ताई और मंत्री श्री गोयल ने नई दिल्ली में 22-23 नवंबर में अपनी आगामी बैठकों की दीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार करने और अमेरिका की भविष्य की सफलता सुनिश्चित करने के तरीकों पर व्यापक रूप से विचार करने पर सहमत हुए। भारत व्यापार नीति फोरम बैठक के बाद USTR कार्यालय के एक बयान के अनुसार बयान में कहा गया, उन्होंने आगामी विश्व व्यापार संगठन मंत्री सम्मेलन यानी EMS-12 के सार्थक परिणामों तक पहुंचने के तरीकों पर भी दृष्टिकोण साझा किया। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन नवंबर से दिसंबर तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने वाला है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन नवंबर से दिसंबर तक आयोजित किया। पिछले महीने USTR के कार्यालय घोषणा की सुश्री ताई और उप संयुक्त राज्य व्यापार सारा बियांची भारत शांत क्षेत्र के लिए स्थायी बद्धता पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों और हितधारकों से मिलने के लिए टोक्यो, सियोल और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे और प्रमुख सहयोगियों और भागीदारों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि वे व्यापार चिंताओं को दूर करके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए 2021 के अंत से पहले भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच को फिर से संगठित करने के लिए तत्पर हैं। बढ़े हुए जुड़ाव के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना और व्यापार संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी साझा दृष्टिकोण विकसित करना। उन्होंने नोट किया कि एक निवेशी प्रोत्साहन समझौते पर चल रही बातचीत जो विकास परियोजनाओं में निवेश की सुविधा प्रदान करती है और एक शीघ्र निष्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस में 24 सितंबर की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार उन्होंने आगे चर्चा कैसे अमेरिका और भारत सड़क के स्थायी और पारदर्शी नियम निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, पूरे भारत प्रशांत में अर्थव्यवस्थाओं को पर उठाएंगे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है इंडोनेशियन रिसर्चर्स ब्रीड गुड मॉस्किटोज टू कॉम्बैट डेंगू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने डेंगू से निपटने के लिए अच्छे मच्छरों का प्रजनन किया। जून में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि बलबाचिया के 7 मच्छरों को तैनात करने से डेंगू के मामलों में 77% और अस्पताल में भरने से 86% कमी आई है। इंडोनेशिया में शोधकर्ताओं ने कीट की एक प्रजाति का प्रजनन करके रोग पैदा करने वाले मच्छरों से लड़ने का एक तरीका खोजा है, जिसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो डेंगू जैसे वायरस को अपने अंदर बढ़ने से रोकता है। वल्बाचिया एक सामान्य बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से 60% कीट प्रजातियों में होता है, जिसमें कुछ मच्छर, फल, मक्खियां, पतंगे, ड्रैगन फली और तितलियां शामिल हैं। हालांकि यह गैर लाभकारी विश्व मच्छर कार्यक्रम WMP के अनुसार डेंगू फैलने वाले एंडीज इजिप्टी मच्छरों में नहीं पाया जाता है, जिसने शोध शुरू किया था। WMP शोधकर्ता पुरवंती ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम अच्छे मच्छर पैदा कर रहे हैं। डेंगू ले जाने वाले मच्छर वल्बाचिया ले जाने वाले मच्छरों के साथ मिलेंगे जो वल्बाचिया मच्छर पैदा करेंगे, यानी कि जो अच्छे मच्छर हो। इसलिए अगर वे लोगों को काटते हैं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया के गरजाह माडा विश्वविद्यालय में WMP द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में इंडोनेशिया शहर योग्याकार्टा में कुछ डेंगू बुखार लाल क्षेत्रों में लैब नस्ल वाले बलवाचिया मच्छरों को छोड़ दिया गया है। जून में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि बलवाचिया के साथ मच्छरों को तैनात करने से डेंगू के मामलों में 77% और अस्पताल में भर्ती होने से 86% कमी आई है। राइटर्स को WMP के प्रमुख शोधकर्ता आदि उतारनी जो 2011 से इंडोनेशिया के एलिमिनेट डेंगू कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं,
उन्होंने बताया कि हम इस तकनीक में विश्वास रखते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जहां इजिप्टी मच्छर सबसे अधिक जिम्मेदार संक्रमण के कारक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हाल के दशकों में वैश्विक डेंगू संक्रमण तेजी से बढ़ा है। दुनिया की लगभग आधी आबादी अब जोखिम में है। हर साल अनुमानित 100 से 400 मिलियन संक्रमणों की सूचना दी जाती है। 62 वर्षीय श्री पूर्वानिंग सिंह ने कहा कि मेरे 3 बच्चे डेंगू से संक्रमित हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। यह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मैं अपने गांव में कैसे स्वस्थ और रह सकता हूं और अपने गांव को रख भी सकता हूं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वर्ल्ड फूड प्राइजेस हिट अ 10-year हाई, व्हीट हार्वेस्ट अ फैक्टर UN। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व खाद्य कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, गेहूं की फसल एक कारक UN। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि विश्व खाद्य कीमतें जुलाई 2011 के बाद सबसे अधिक हैं, जो प्रमुख निर्यातकों द्वारा गेहूं की फसल में कमी और पाम तेल की ऊंची कीमतों को दर्शाती हैं। रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कहा कि उसके खाद्य पदार्थों की टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अक्टूबर में 3% की वृद्धि हुई, लगातार तीसरे महीने जिसमें वृद्धि हुई। कनाडा, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े निर्यातकों द्वारा फसल कम होने से गेहूं की कीमतों में 5% की वृद्धि हुई, जबकि वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक अक्टूबर में 9.6% बढ़ गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर था। FAO ने कहा कि मलेशिया में प्रवासी श्रमिकों की कमी उस वृद्धि का एक कारक थी। एक प्रमुख निर्यातक और पास्ता के उपभोक्ता इटली को डर है कि साल के अंत में छुट्टियों के लिए उत्पाद की कीमतें बढ़ सकती हैं। इटली अपने पास्ता का उत्पादन करने में मदद करने के लिए अपने प्रमुख आपूर्तिकर्ता कनाडा के साथ अपने ड्यूरम गेहूं का लगभग 40% आयात करता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि पास्ता के एक पैकेज की कीमत लगभग 20 यूरो सेंट यानी लगभग 24 US सेंट तक बढ़ सकती है, जो कि कई लोकप्रिय ब्रांडों के लिए एक उत्पाद में 15 से 20% की वृद्धि में तब्दील हो सकता है, जिसे कई इटालियंस रोजाना उपभोग करते हैं। एजेंसी का अनाज मूल्य सूचकांक सितंबर से अक्टूबर तक 3.2% बढ़ा। एजेंसी के पूर्वानुमान के अनुसार FAO ने कहा कि वैश्विक अनाज सूची 2021-22 में संकुचन की ओर बढ़ रही है। यह पूर्वानुमान ईरान और तुर्की के साथ साथ अमेरिका में गेहूं उत्पादन के अनुमानों में कटौती को दर्शाता है। उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ऊर्जा की उच्च लागत और आपूर्ति श्रृंखला की कीमतों का भी हवाला दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नेटफ्लिक्स रोल आउट मोबाइल गेम्स टू सब्सक्राइबर्स ऑन एंड्रॉयड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स ने एंड्रॉयड पर ग्राहकों के लिए मोबाइल गेम्स की शुरुआत की। नेटफ्लिक्स इंक ने मंगलवार को अपने मोबाइल गेम्स को एंड्रॉयड डिवाइस वाले सदस्यों के लिए वैश्विक स्तर पर रोल आउट किया। वीडियो स्ट्रीमिंग पायनियर के घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धा के रूप में नई जमीन पहुंची। कंपनी ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को उन खेलों को खेलने के लिए केवल नेटफ्लिक्स सदस्यता की आवश्यकता होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क या इन ऐप खरीदारी नहीं होगी। वर्तमान ग्राहकों को मुफ्त में गेम की पेशकश करना नेटफ्लिक्स द्वारा DVD बाय मेल के व्यवसाय से स्ट्रीमिंग फिल्मों में जाने के दौरान उपयोग की जाने वाली रणनीति को प्रतिध्वनित करता है। गेम में इसके कदम की घोषणा जुलाई में की गई थी, क्योंकि कंपनी को तेजी से विस्तार के वर्षों के बाद नए ग्राहकों में तेज मंदी का सामना करना पड़ा। 2020 में एक महामारी, ईंधन उछाल और डिज्नी प्लस और HBO मैक्स की पसंद से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। नेटफ्लिक्स ने पहले ही दिन स्पेन, इटली और पोलैंड में नेटफ्लिक्स के सदस्यों के लिए एंड्रॉयड पर स्ट्रेंजर थिंग्स 1984, स्ट्रेंजर थिंग्स 3 द गेम, कार्ड ब्लास्ट, टीटर अप और शूटिंग होप शीर्षक जैसे अपने गेम पेश किए हैं। स्ट्रीमिंग दिग्गज ने सितंबर में वीडियो निर्माता लाइट नाइट भी खरीदा और चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में 5 मोबाइल गेमिंग साब उतारे। इसी के साथ ये न्यूज समझा। अगली न्यूज का टाइटल राहुल द्रविड़ विल ब्रिंग हिज ओन वर्क एथिक विद हिम सेज गावस्कर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ अपनी कार्यशैली अपने साथ लाएंगे गावस्कर। महान सुनील गावस्कर को लगता है कि भारतीय क्रिकेट नए कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, जो न केवल टीम के लिए वे अनुभव लेकर आएंगे, बल्कि अपने खेल के दिनों में उन्होंने जो काम किया है वह भी होगा। BCCI ने बुधवार को पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। वह रवि शास्त्री की जगह लेंगे, जिन्होंने कप्तान विराट कोहली के साथ
एक सफल साझेदारी की। गावस्कर ने एक टीवी चैनल से कहा कि भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए। वह अपना विशाल अनुभव, खेल खेलने के दौरान काम करने की नैतिकता, रणनीति के बारे में गहरी सोच आदि लेकर आएगा। एक के साथ अफगानिस्तान से अधिक की कमान की 66 रन की जीत से भारतीय टीम T20 विश्व कप के सेमीफाइनल को जीवित बनाने की अपनी स्लिम संभावना को रखे हुए है। गावस्कर ने कहा कि शेष 2 मैचों में द्रविड़ अपनी भविष्य की योजनाओं को रेखांकित करने के लिए कुछ चीजों का आकलन कर सकते हैं। भारत अपने आखिरी 2 मैचों में स्कॉटलैंड शुक्रवार और नामीबिया सोमवार से भिड़ेगा। उनकी योग्यता मैचों को जीतने के साथ-साथ अन्य टीमों के बीच प्रतियोगिताओं के परिणामों पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि मैचों के दौरान आपको कुछ सहजता रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको योजना बनाने में भी सक्षम होना चाहिए और मुझे लगता है कि यह और अफगानिस्तान पर जीत शायद सबसे अच्छी खबर है जो भारतीय क्रिकेट को पिछले एक हफ्ते में मिली है। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद आपको एक नया कोच मिलना चाहिए और जितनी जल्द से जल्द नियुक्त किया जाता है उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसे योजना बनाने के लिए भी समय मिलेगा। सम्मानित विश्लेषक ने कहा कि अभी भी भारत को 2 और मैच खेलने हैं। अभी द्रविड़ के लिए मैच देखने के बाद स्थिति का जायजा लेने का समय है और वह तय करेंगे कि भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर्स एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट ऑन कास्ट सेंसस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़ों की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। केंद्र ने तर्क दिया कि जब स्वतंत्रता पूर्व काल में जातियों की जनगणना की गई थी तब भी पूर्णता और सटीकता के संबंध में डेटा का नुकसान हुआ था। इसने कहा कि 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना SECC में शामिल जाति के आंकड़े आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी हैं, क्योंकि वे तकनीकी खामियों से भरे हुए हैं। इसी के साथ 5 नवंबर 2021 के देशों दुनिया की सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलती रहें। के साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।